नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर मेजर लैंड फॉर्म्स। हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट कर लिया था पिछले वाले क्लास में। चैप्टर का नाम बड़ा सिंपल है, आवर चेंजिंग अर्थ। इसके इंट्रोडक्शन को भी उन्होंने समझ चुके थे। लिथोस्फेरिक प्लेट्स, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स, वोल्केनो, अर्थक्वेक, फोकस, एपिसेंटर, ये सब कुछ हम लोग जान चुके थे। नेक्स्ट आज का टॉपिक हमारा होगा मेजर लैंड फॉर्म्स। मेजर लैंड फॉर्म्स में हम लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे रिवर, आइस, ग्लेशियर, है ना, सैंड ड्यून्स, इन सभी प्रकार के चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ बातें लिखे गए हैं, तो दो काम करना है, फिर से सुनना है और पिक्चर को देखना है। सारा कॉन्सेप्ट आपका एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और एक नए टॉपिक का शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा मेन टॉपिक है मेजर लैंड फॉर्म्स। इसके अंदर छोटा छोटा टॉपिक आपको 3-4 टॉपिक मिलेगा, तो सबके बारे में डिस्कस करते चलेंगे एक एक करके। शुरू करते हैं। देखिए, द लैंडस्केप इज कॉन्टिन्यूअसली वॉर्न अवे बाई 2 प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। चलिए समझिए इसका मतलब है क्या। देखो, ये जो हमारा धरती का ऊपर का हिस्सा है ना, ये लगातार खत्म होता जा रहा है 2 कारणों के वजह से। आपको बताएंगे तो वो 2 कारण कैसा कौन कौन सा है। लेकिन ये जो हमारा धरती का ऊपर का हिस्सा है, ये लगातार गायब होता जा रहा है, नीचे धंसता जा रहा है 2 वजह से। गायब होने का मतलब पूरी तरीके से गायब नहीं समझना है। गायब होने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऊपर का जो मिट्टी है वो हटता जा रहा है और हमारा ज़मीन जो वो और नीचे धंसता जा रहा है। मतलब हमारा जो पूरा लैंडस्केप है, लैंडस्केप मतलब जो ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा है, ये धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और हमारा जो पूरा का पूरा ज़मीन है वो नीचे धंसता जा रहा है, बैठता जा रहा है। वो 2 वजह से। पहला कारण है वेदरिंग का और दूसरा कारण है इरोजन का। अब ये वेदरिंग क्या होता है और इरोजन क्या होता है, पहले इसको समझेंगे, तब समझ में आएगा कि आखिर हमारा धरती का जो ऊपर का मिट्टी, धूल, बालू जो भी है, वो सब गायब क्यों हो रहा है और हमारा धरती नीचे क्यों धंसता जा रहा है। तो समझते हैं पहले कि वेदरिंग और इरोजन क्या होता है। देखिए, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। कल भी हमने आपको बताया था कि ये जो हमारा पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा है ना, इस पे बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। बहुत बड़े बड़े पत्थर का मतलब हो गया बहुत बड़े बड़े पत्थरों के चट्टान, बड़े बड़े पहाड़, ये सब आपको इसी धरती के ऊपर देखने को मिलता है। तो क्या लगता है आपको कि दिन प्रतिदिन जो इतने बड़े बड़े पहाड़ आपको दिख रहे हैं, क्या वो गायब नहीं हो रहा है? हो रहा है। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जो कि सीमेंट बनाते हैं। और सीमेंट कहाँ से बनता है भाई? सीमेंट कहाँ से बनता है? सीमेंट बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ के उन सारे चट्टानों को मशीन में पीसा जाता है, तब जाकर सीमेंट बनता है। मतलब इतने बड़े हमारा, इतना बड़ा हमारा धरती है। चलो केवल इंडिया का बात करते हैं, मान लेते हैं पूरा दुनिया छोड़ो, केवल इंडिया का बात करते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं जो कि पूरा का पूरा पहाड़ पत्थरों से बना हुआ है, चट्टानों से बना हुआ है। और बड़े बड़े कंपनी हमारे इंडिया के क्या कर रहे हैं, उस पहाड़ को लगातार डेली तोड़ रहे हैं। बॉम्ब लगा के, ब्लास्ट करके उस पहाड़ को पूरा डेली वो तोड़ रहे हैं। और उसी पहाड़ के टुकड़ों को, चट्टानों को मशीनों में, फैक्ट्रियों में पीसा जाता है, मिक्स किया जाता है पूरा का पूरा। जैसे हम लोग मसाला पीसते हैं ना मिक्सर में, उसी तरीके से ये लोग मशीन में, बड़े बड़े मशीनों में पत्थर को पीसते हैं और पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, और वही पाउडर आपका बनता है सीमेंट। उसमें और भी कई सारे चीज़ मिलाए जाते हैं, तब जाकर सीमेंट बनता है। ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि डेली क्या डेली आपका जो ऊपर का हिस्सा है धरती का, वो क्या होता जा रहा है? ख़त्म होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है। तो वेदरिंग का सिंपल सा मतलब है धरती के ऊपर मौजूद पत्थरों को, चट्टानों को, पहाड़ों को जब आप ब्रेक करते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं अपने कामों के लिए, तो वो हमारा वेदरिंग कहलाता है। क्या ये सही है कि गलत है? गलत है। अरे यार, कोई चीज़ यदि पहाड़ है तो पहाड़ को पहाड़ रहने दो। अब यकीन मानो, आज से 200-300 साल के बाद टूरिस्ट प्लेस फिर बचेगा ही नहीं। पहाड़ी इलाका पे, पहाड़ जैसे जगहों पे लोग शौक से घूमने के लिए जाते हैं कि पहाड़ देखेंगे, बादल देखेंगे, बादलों से बात करेंगे, है ना। इस प्रकार के जगहों पे लोग घूमने जाते हैं। और बादल मतलब पहाड़ रहेगा ही नहीं तो लोग क्यों जाएंगे यार? सिंपल सा बात है। तो वेदरिंग का सिंपल सा मतलब क्या हुआ? धरती पर मौजूद पत्थरों को, चट्टानों को, पहाड़ों को तोड़ना, ब्रेक करना अपने ज़रूरत के लिए, यही हमारा वेदरिंग कहलाता है। तो पहला कारण आपको पता चल गया, धरती का
धंसना, धरती के ऊपर का जो चीज़ें हैं वो क्यों गायब होते जा रहे हैं, पहला चीज़। दूसरा हमारा इरोजन। इरोजन क्या होता है, देखो, इरोजन इज द wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice। देखो होता क्या, इरोजन ना सिंपल सा ऐसे समझिए, जब किसी जगह पे बाढ़ आता है ना, जब किसी जगह पे बाढ़ आता है तो बाढ़ का पानी उस जगह के सारे ऊपर के मिट्टी को, धूल बालू सब चीज़ को अपने साथ बहा के लेके चला जाता है। इस यही हमारा कहलाता है इरोजन। और ये चीज़ हमारे बिहार जैसे स्टेट में बड़ा कॉमन है। बिहार के मतलब बिहार का कुछ ऐसा ज़िला, कुछ ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो कि इसका बहुत ज़्यादा शिकार होता है। जैसे आपको बताते हैं, ये हर जगह पे लगभग होता है। जिस जिस जगह पे पानी आएगा उन सारे जगह को पानी क्या करेगा, अपने साथ उन सारे जगह का मिट्टी बालू धूल सब कुछ अपने साथ बहा के लेकर चल जाएगा, सब कुछ बहा के लेकर चल जाएगा। तो वहाँ का मिट्टी क्या हो गया, पूरी तरीके से गायब हो गया। कभी आप गौर करना, किसी जगह से गंगा का पानी पास होता है ना, तो वो पूरा का पूरा जमीन का मिट्टी बालू सब बहा के लेकर चल जाता है और वहाँ पे क्या बन जाता है, एक धार बन जाता है। लगेगा कि यहाँ पे ना इसको खोदा गया है, एकदम ऐसा लगेगा, नाला जैसा बन जाता है। तो ये हमारा इरोजन कहलाता है। तो इरोजन का सिंपल सा मतलब समझना है कि ऊपर का जो मिट्टी धूल बालू ये सब होता है, जब वो पूरा का पूरा बह के चला जाए पानी के साथ, वो हमारा इरोजन कहलाता है। और केवल पानी ही नहीं, कई बार किसी जगह पर भयंकर आंधी तूफान आता है, तो आंधी तूफान के वजह से भी उस जगह का पूरा धूल मिट्टी बालू सब उड़ के चला जाता है। समझ में आ रही है बात, यही चीज़ है हमारा इरोजन। तो वेदरिंग और इरोजन ये ऐसे दो कारण हैं जिसके वजह से हमारे धरती का जो ऊपर वाला पूरा पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन मतलब धूल मिट्टी बालू पहाड़ चट्टान पत्थर ये सब गायब होता जा रहा है। दो प्रोसेस की वजह से, दो तरीके से, पहला वेदरिंग, दूसरा इरोजन। तो फिर से बता देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वेदरिंग का सिंपल सा मतलब हो गया पहाड़ों का, चट्टानों का, है ना, पत्थरों का, इन सभी का ब्रेक करना, उसको तोड़ना अपने इस्तेमाल के लिए, ये हमारा वेदरिंग कहलाता है। ठीक है। उसके बाद इरोजन। इरोजन का मतलब हो गया धरती के ऊपर जो धूल मिट्टी बालू वगैरह ये सब है, इन सब का बह के चला जाना। और बह के कैसे चला जाएगा, या तो पानी के साथ बह के चला जाएगा, या फिर किसी जगह पे भयंकर आंधी तूफान आएगा, बवंडर आएगा, तो वो भी उस जगह के धूल मिट्टी को उड़ा के लेके चल जाता है दूसरी जगह पर। और कई बार आइस के वजह से भी होता है, यानी कि कई बार बर्फ के वजह से भी हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो, तो ये हमारा हो गया वेदरिंग और इरोजन। अगला है द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर विंड एटसेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड। आपसे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए किसी जगह पर गंगा नदी का पानी आया और सारे धूल मिट्टी को बहा के लेके चला गया, लेकिन कहीं तो जाके उस धूल मिट्टी को गंगा नदी जमा करेगी, है कि नहीं? तो किसी जगह मतलब उठाएगा कहीं और से, जमा कर देगा कहीं और पे। जैसे हर साल बिहार में बाढ़ आता है, आप कभी गौर करना कि एक जगह का सारा धूल मिट्टी पानी बहा के लेकर चला गया और जहाँ पे धूल मिट्टी बालू था ही नहीं, वहाँ पे सारा धूल मिट्टी बालू जमा हो गया। ऐसा कई बार होता है हमारे बिहार में। जब बाढ़ आता है ना, तो बाढ़ में अलग अलग अतरंगी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे गड्ढा नहीं था वहाँ गड्ढा हो जाएगा, जहाँ पे गड्ढा था वो गड्ढा भर जाएगा। आपको लगेगा ये कैसे हुआ, लेकिन यदि आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होंगे तो आपका पता चलेगा कि पानी अपने साथ बहा के लेके चला गया सारा बालू धूल मिट्टी, तो गड्ढा हो गया। और जहाँ पे गड्ढा था वहाँ पे जाके पानी इकट्ठा कर दिया सारा धूल मिट्टी बालू, तो गड्ढा भर गया। ऐसा कई बार होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, बिहार में ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं, भागलपुर मुंगेर, है ना, भागलपुर मुंगेर, आपका पटना भी उसमें एक है जिसमें गंगा नदी बहती है। ये सब कुछ ऐसा ज़िला है जहाँ पे बाढ़ का समय जब आता है ना, तो आपको अतरंगी चीज़ देखने को मिलेगा। जहाँ पे मतलब जब बाढ़ खत्म होगा ना, जब बाढ़ का पानी सूख जाएगा, आपको नजर आएगा यार यहाँ पे तो गड्ढा हुआ करता था, ये गड्ढा भर कैसे गया, या फिर यहाँ पे गड्ढा नहीं हुआ करता था, गड्ढा कैसे हो गया। तो रीजन साफ है, गंगा नदी अपने साथ बहा के सब कुछ लेके चल जाती है और जहाँ पे उसको मन करेगा वहाँ पे सारा वो इकट्ठा कर देगा। ठीक है, ये काम हमारा चलता रहता है। अगला है दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इरोजन का मतलब बहा के लेके चल जाना, और डिपोजिशन का मतलब जो बहा के लेके गया उसको एक जगह पर इकट्ठा कर देना। तो बहा के लेके जाना और किसी एक जगह पर इकट्ठा करके रख देना, ये चीज़ हमारा चलता रहता है।
जिसके वजह से इस पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार का आपको लैंडफॉर्म दिखता है। लैंडफॉर्म का मतलब अगर कहीं पे जमा हो जाएगा मिट्टी तो वो जमीन ऊंचा बन जाएगा, कहीं का जमीन कहीं कहीं मिट्टी को बहा के लेकर चला गया तो वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा। सुन रही है बात? इस प्रकार का आपके अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर दिखते रहते हैं। ठीक है, चलिए आइए सबसे हम लोग मेजर लैंडफॉर्म्स टॉपिक के अंदर अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है वर्क ऑफ अ रिवर। रिवर का क्या काम होता है, एक रिवर कैसे काम करता है, थोड़ा सा उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इस चीज़ को समझने के लिए ये वाला डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। पहले सुन लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वर्क ऑफ अ रिवर, रिवर क्या काम करती है, रिवर किस तरीके से बहती है, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। देखो पहला पॉइंट है द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। पहला बात तो आपको यह मानना पड़ेगा कि किसी भी नदी में जब पानी बहती है तो उस नदी का सारा धूल मिट्टी जो भी जमा रहता है उसको बहा के लेके नदी आगे बढ़ जाती है और किसी एक जगह पर जाकर इकट्ठा कर देगी। ऐसा हर नदी में होता है। अब गंगा नदी में देखो ऐसा होता है, यमुना में भी होता है, ब्रह्मपुत्रा में भी होता है, कावेरी, गोदावरी, डेल्टा, मतलब हर प्रकार के नदी में इस प्रकार का सिस्टम चलता रहता है। मतलब सिंपल से समझिए, जिस जगह से पानी बहेगी उसके नीचे में जो धूल मिट्टी बालू होगा सब अपने बहा के साथ लेके चली जाएगी। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि सर गंगा नदी तो लगातार बहती रहती है, तो क्या लगातार धूल मिट्टी आगे बढ़ता रहता है, उसके साथ बहता रहता है? हाँ सही बात है। कभी आप गंगा नदी में जाके देखना, गंगा नदी का एक लोटा बस पानी आप लो, उस एक लोटे पानी में आपको कई सारे धूल मिट्टी दिख जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गंगा नदी अपने साथ लगातार धूल मिट्टी बहाते रहती है और किसी एक जगह पर या फिर किसी किसी जगह पर जाके वो इकट्ठा भी करते रहती है। कहाँ करेगी वो उसके पर डिपेंड करता है। जहाँ पे पानी का रफ्तार कम हो जाएगा वहाँ पे सारा धूल मिट्टी जमा हो जाएगा, और कई बार तो धूल मिट्टी वहाँ पे जाके जमा हो जाता है जिस जगह पर आपने उम्मीद भी नहीं किया था, और वहाँ पे एकदम पहाड़ जैसा इलाका बन जाता है। फिर जाके सरकार जेसीबी से उस सारे धूल मिट्टी को हटाती है, फिर पानी का रास्ता साफ होता है, फिर गंगा नदी का पानी आगे बढ़ती है। तो कई बार ऐसा होता है। ठीक है, आइए थोड़ा और आगे बात करते हैं। तो पहला पॉइंट, नदी क्या करता है? नदी पहला पॉइंट ये करता है कि अपने साथ सारे धूल मिट्टी बालू वगैरह बहा के लेके चल जाती है और एक गड्ढा क्रिएट कर देती है। ठीक है, अगला वाटरफॉल क्या होता है? फिर वाटरफॉल तो आप लोग जानते ही हैं, फॉलिंग ऑफ वाटर ऑलमोस्ट वर्टिकली डाउन अ स्टीप वैली इज नॉन एज वाटरफॉल। वाटरफॉल का सिंपल सा मतलब हो गया किसी ऊंचे जगह से किसी गहरे जगह पे पानी का गिरना, यही हमारा वाटरफॉल, जिसको हम लोग झरना कहते हैं। क्या कहते हैं? झरना। वाटरफॉल जनरली आप देखते होंगे किसी एक बहुत बड़े ऊंचे जगह से किसी नीचे गहरे वाले जगह पे पानी जब गिरता है तो बड़ा सुंदर दिखने में लगता है ना? हाँ, तो इस प्रकार के उस चीज़ को हम लोग कहते हैं वाटरफॉल। और ये वाटरफॉल एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग उसको देखने, उसको महसूस करने, है ना, वहाँ पे एंजॉय करने भी आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपने बिहार का आप एग्जाम्पल लेंगे तो बिहार में भी बहुत सारे जगह हैं। एक तो एग्जाम्पल आपका राजगीर हो गया, एक एग्जाम्पल आपका रोहतास हो गया। बिहार का यदि बात करें तो ओवरऑल इंडिया में तो बहुत सारे हैं, लेकिन बिहार का बात करें तो राजगीर, रोहतास, ये सब ऐसा जगह जहाँ पे आपको वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ध्यान रहे वाटरफॉल हमेशा यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। ज़्यादातर यहाँ पे आपको वाटरफॉल तब देखने को मिलेगा जब बरसात होगा तब, क्योंकि गर्मी के समय में इस वाटरफॉल का भी पानी क्या हो जाता है? सूख जाता है कई बार। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाटरफॉल को आप लोग जानते हैं, कई बार देखे भी होंगे सामने से भी। अगला है हमारा मिएंडर। यहाँ पे समझिए ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसके लिए ये वाला डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि मिएंडर होता क्या। देखो, व्हेन द रिवर एंटर्स द प्लेन it twists and turns forming large bends known as meanders। अब समझिए ध्यान से होता क्या है, एकदम पूरा कहानी समझिएगा। ठीक है, देखो एक बार आप स्टेटमेंट पढ़ोगे ना खुद भी समझ में आ जाएगा। when the river enters the plain it twists and turns forming large bends known as meanders। जब भी कोई नदी किसी पहाड़ वहाड़ से निकल के प्लेन जगह पे बहती है तो वो अलग अलग प्रकार का अपना एकदम आकार बनाती है, एकदम सांप के जैसा लहराते हुए आगे बढ़ेगा। उसी स्ट्रक्चर को, उसी फॉर्म को हम लोग कह देते हैं मिएंडर। एग्जांपल आपको देते हैं, क्या लगता है आपको? जो गंगा नदी हमारा है वो सीधा निकलती है और सीधा आगे बढ़ जाती है? नहीं, गंगा नदी का जो शुरुआत है, ध्यान रखिए, वो पहाड़ी इलाका से होता है, गंगोत्री से होता है, ध्यान रखना है। और गंगोत्री पूरी तरीके से कैसा इलाका है?
पहाड़ी इलाका है भाई, उत्तराखंड का बात कर रहे हैं हम। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वो सब पहाड़ी इलाका है। उधर से गंगा नदी का फॉर्मेशन होता है, वहां से गंगा नदी बहती है, तो वहां से वो पहाड़ी इलाका है। शुरुआत वहां से होगा, कहाँ आएगा? उत्तराखंड आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, बिहार आएगा, ये सब कैसा जगह है? प्लेन वाला जगह है। यहाँ पे एक पहाड़ है आपके पास? नहीं, मतलब गंगा नदी जिधर से आती है यूपी बिहार होते हुए, यहाँ पे कोई गंगा नदी नहीं है। तो जब गंगा नदी पहाड़ वाले इलाके से निकलती है, प्लेन वाले जगह पे आती हैं, तो गंगा नदी भी अलग अलग फॉर्म बना के एकदम लहराते हुए सांप के जैसा आगे बढ़ती है। उसी सांप के स्ट्रक्चर को हम लोग कह देते हैं मिएंडर। यहाँ पे भी सांप देख पा रहे होंगे, गंगा नदी जैसे मान लो कि यहाँ से निकला, इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ते 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 इस प्रकार का स्ट्रक्चर से वो आगे बढ़ती है। तो कभी भी नदी सीधे नहीं आगे बढ़ती है, वो अलग अलग प्रकार का आकार बना के आगे बढ़ती है, उसी को हम लोग कहते हैं मिएंडर। समझ आ गया पूरा पॉइंट? अगला नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, तो ये मिएंडर समझ आ गया। तो मिएंडर का सिंपल सा मतलब होता है, ये जो टर्न है, ये जो सांप का जैसा आकार है पूरा नदी का लहराते हुए जो आगे बढ़ती है, इसी टर्न को हम लोग कह देते हैं मिएंडर। अगला, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द मिएंडर, द एंड्स ऑफ द मिएंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। होता क्या है, थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझिए। चूंकि नदी जब बहती है तो अपने साथ धूल मिट्टी सब साथ में लेके चलती है, तो कई बार ना मिएंडर का रास्ता, मतलब मिएंडर का जो मतलब टर्न जो है वो पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि बगल बगल में क्या जमा हो जाता है? धूल मिट्टी जमा हो जाता है। देखो, पानी इतना ज़्यादा टर्न कर पा रही है, मतलब कि पानी आगे लहराते हुए क्यों बढ़ पा रही है? क्योंकि इसके ना लेफ्ट में ना राइट में बालू जमा है। यदि लेफ्ट और राइट में बालू जमा होगा तो क्या लगता है आपको, उतना वो टर्न मार पाएगी? नहीं। लेकिन जैसे जैसे गंगा नदी आगे बढ़ती है, मिएंडर के वजह से, टर्न के वजह से लेफ्ट में भी और राइट में भी धूल मिट्टी क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, जिसके वजह से ये बहुत ऐसा आकार नहीं बना पाता है। सिंपल सा आप इतना समझिए कि इस टर्न को हम लोग कह देते हैं मिएंडर, और इस टर्न के कोने कोने पे कहीं कहीं पर धूल मिट्टी वगैरह जमा हो जाता है पूरा पानी का। जैसे यहाँ पे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे पहला टर्न है तो यहाँ पे धूल मिट्टी जमा हो जाएगा, दूसरा टर्न है तो यहाँ पे भी जमा हो जाएगा, इसके बाद फिर यहाँ पे एक टर्न है, यहाँ भी जमा हो जाएगा, यहाँ भी एक टर्न है यहाँ भी जमा हो जाएगा। तो मिएंडर चूँकि अलग अलग टर्न है, ऐसे गया फिर ऐसे आगे बढ़ते रहता है, तो जहाँ जहाँ उसको मौका मिलेगा वहाँ वहाँ वो अपना धूल मिट्टी वगैरह जमा करते हुए भी आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट अगला है हमारा ऑक्स बॉ लेक। ये ऑक्स बॉ लेक क्या होता है, चलिए समझते हैं। द मिएंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक, ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्स बॉ लेक। देखो, कई बार क्या होता है ना, हालांकि ऐसा कम होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, नदी का पानी जिस तरीके से बह रहा है वो बहते रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, नदी का पानी थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है अपने रास्ते से, मतलब उसको जहाँ जाना नहीं चाहिए था वहाँ वो निकल जाती हैं। कई बार नदी का पानी बढ़ जाता है, तो वो जिस रास्ते में उसको नहीं भी जाना चाहिए था उस रास्ते में भी वो चल जाता है। समझे ध्यान से क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब नदी का जो रास्ता होता है ना, उसी से उसको बहना होता है आगे। लेकिन कई बार क्या होता है, नदी का पानी का लेवल बढ़ जाने के वजह से वो उस रास्ते में भी चला जाता है जहाँ पे उसको जाना नहीं चाहिए था। और यदि उस रास्ते में वो गया है, उस रास्ते में यदि कोई गड्ढा है, कोई बहुत बड़ा तालाब है, तो उस तालाब में पानी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो उसी को हम लोग कह देते हैं ऑक्स बॉ लेक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इसी को हम लोग कहेंगे ऑक्स बॉ लेक। जैसे मान लेते हैं ये नदी है, इस नदी का पानी कभी बढ़ गया होगा तो थोड़ा सा इधर भी बह गया होगा, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, गड्ढा तालाब वगैरह प्रेजेंट होगा, तो उस गड्ढे में क्या बढ़ गया होगा, नदी की वजह से पानी बस बढ़ गया होगा। तो उसी को हम लोग कह देते हैं ऑक्स बॉ लेक। तो ऑक्स बॉ लेक समझ में आ गया क्या होता है। तो ऑक्स बॉ लेक का सिंपल सा मतलब हो गया कि नदी का जो रास्ता था, उस रास्ते से नदी थोड़ा सा कभी कभार भटक जाता है, और भटकता कब है, जब नदी का पानी बढ़ जाएगा तब। तो वो नदी का पानी भटक के उस रास्ते में भी पहुंच जाता है जहाँ पे उसको जाना नहीं चाहिए था, और उस रास्ते में यदि गया है और उस रास्ते में यदि उसको कोई गड्ढा तालाब वगैरह मिल जाए तो उस पानी से वो भर देता है, और उसी को हम लोग कह देते हैं ऑक्स बॉ लेक। व्हेन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, इट लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नाइबरिंग एरिया। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि नदी का पानी का लेवल जब बढ़ जाता है तो आसपास के जगह पे क्या आ जाता है,
बाढ़ आ जाता है। देखो बाढ़ कभी आएगा ही नहीं यदि नदी का पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। लेकिन बाढ़ आता क्यों है? फिर पानी का लेवल बढ़ जाने की वजह से जो रास्ता था नदी के पानी को पार होने के लिए वो रास्ता ओवरफ्लो हो जाता है और नदी के लेफ्ट राइट जो भी जगह है सब पानी में बह जाता है। तो बाढ़ ऐसे ही आता है। ठीक है, बाढ़ क्यों आता है? ताकि जो कि नदी का पानी का लेवल बढ़ जाता है इसलिए बाढ़ आ जाता है। अगला, इट डिपोजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक्स। तो जब भी बाढ़ आएगा, जब भी बाढ़ का पानी इधर से उधर फ्लो करेगा तो अपने साथ वो धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर सब लेके चलती है। और जब एक बार बाढ़ खत्म हो जाएगा तो आपको नज़र आएगा कि जहाँ जहाँ धूल मिट्टी का नामो निशान नहीं था वहाँ धूल मिट्टी आ चुका है, और जहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा था वहाँ पे धूल मिट्टी गायब हो चुका है। तो नदी ऐसा खेल करते रहते हैं, मतलब नदी में ऐसा खेल चलता रहता है। एक जगह से सामान को उठाएगा दूसरा जगह पे जाके सामान को पटक देगा, ऐसा चलता रहता है। ठीक ना, क्योंकि लगातार उसमें क्या है, पानी में फ्लो बना हुआ है, तो ये चीज़ चलता रहता है। अगला, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, बाढ़, देखो बाढ़ आता है नुकसान होता है ये हम सबको पता है, लेकिन बाढ़ आने के वजह से ना फ़ायदा भी होता है। पता है क्या? बाढ़ आने के वजह से जिस जिस जगह पे बाढ़ आता है उस जगह पे नुकसान होता है, ये सही बात है, लेकिन उस जगह का ज़मीन ना बड़ा उपजाऊ हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, बिहार का कुछ ऐसा जिला जहाँ पे बाढ़ हर साल लगभग आना है तय है। भागलपुर, मुंगेर, पटना मतलब पटना के मेन शहर में बाढ़ नहीं आता, लेकिन पटना के गंगा नदी में तो बाढ़ आता ही है। पटना का जो ग्रामीण इलाका, गांव का इलाका, वहाँ तो बाढ़ आता ही है। तो पटना, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, ये सब ऐसा जिला है पटना का जहाँ पे बाढ़ आना ही आना है और हर साल भयंकर नुकसान होता है। लेकिन बाढ़ आने से ना एक फ़ायदा भी है, यहाँ पे फ़ायदा है किसान को। होता क्या है, जहाँ जहाँ खेत है वहाँ पे बाढ़ का पानी आ चुका है, और बाढ़ के पानी क्या करते हैं, जो पुराना मिट्टी है जिसका उपजाऊपन खत्म हो चुका है उन सारे मिट्टी को बहा के लेके चल जाता है, और उस जगह पर दूसरा मिट्टी आ जाता है जो कि उपजाऊ वाला मिट्टी होता है। तो बाढ़ से नुकसान होता है, ये सही बात है, मानना पड़ेगा आपको, लेकिन बाढ़ से एक फ़ायदा बस किसको होता है, किसान को हो जाता है कि मिट्टी उसका हर साल रिन्यू होता रहता है, बदलता रहता है, जिससे उसके ऊपर फसल उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो आगे बात करते हैं। अगला है हमारा लीव्स क्या होता है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। लीव्स क्या है, देखो, द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। रेज्ड बैंक्स का मतलब है नदी के बगल में लेफ्ट और राइट में आप देखेंगे तो ऊंचा इलाका होता है, ऊंचा इलाका, उसी ऊंचे इलाका को हम लोग कहते हैं लीव्स। क्या बोलेंगे? लीव्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, चलो दुनिया भर का एग्जांपल छोड़ो, अपना एग्जांपल पटना का लेते हैं। पटना का गंगा नदी कहाँ पे चले जाओ, आप देखा चले जाओ, आप देखेंगे जहाँ गंगा नदी बह रही है वो नीचे गड्ढा वाला ज़मीन है, मतलब जहाँ पे गंगा नदी है वो गड्ढा वाला ज़मीन है। थोड़ा सा उसके ऊपर आ जाओ, मरीन ड्राइव, ऊंचा ज़मीन है, तो मरीन ड्राइव को आप क्या बोलोगे? लीव बोलेंगे, सिंपल सी बात है। या फिर गंगा नदी को उस पार चले जाओ, आप सोनपुर पहुँच जाएंगे। सोनपुर कैसा जगह है? ऊंचा जगह है, उसको क्या बोलेंगे आप? लीव बोलेंगे। सिंपल सा आप ये समझिए कि गंगा नदी, चलो गंगा नदी छोड़ो, कोई भी नदी जब बहती है तो जो जहाँ वो बहेगी वो जगह गहरा वाला होगा, गड्ढा होगा, धंसा हुआ ज़मीन होगा, लेकिन उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ज़मीन उठा हुआ होगा, तभी तो पानी बीच में बह पाएगा। तो दोनों तरफ जो ज़मीन उठा हुआ है, रेज्ड ज़मीन, रेज्ड मतलब जो ऊंचा हुआ ज़मीन है, जो उठा हुआ ज़मीन है, उसको हम लोग बोल देते हैं लीव्स। और लीव्स के बीच में ही हमारा पूरा का पूरा नदी बहेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ऊंचा ज़मीन है और बीच में आपका नदी बह रहा है। ठीक है, ये हमारा लीव कहलाता है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है? चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? एज द रिवर अप्रोचेज द सी, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries। देखो, नदी चाहे कोई भी हो, निकलता चाहे वो नदी कहीं से भी हो, अल्टीमेटली उसको पहुंचना कहाँ है? समुद्र में पहुंचना है। गंगा का एग्जाम्पल लो आप, ब्रह्मपुत्रा का एग्जाम्पल लो, नर्मदा का एग्जाम्पल लो, कोई भी नदी का आप एग्जाम्पल लो, निकलता भले कहीं और से हो, लेकिन उसको पहुंचना आखिर कहाँ है?
समुद्र में ही पहुंचना है। मतलब कि एक नदी जब जहां से निकलता है वहां से लेकर समुद्र में पहुंचने तक कई सारे चैनल में वो डिवाइड हो जाता है। चैनल मतलब अलग अलग रास्ते में वो डिवाइड हो जाता है, उसी रास्ते को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करते हैं अपने गंगा नदी का। क्या लगता है आपको, गंगा नदी सीधे गंगोत्री से निकलती है और सीधे, अच्छा गंगा, ध्यान रखिएगा, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, ये सब होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके गंगा नदी मिल जाती है। तो क्या लगता है आपको कि सीधा गंगोत्री से निकली और सीधा आगे बढ़ते 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 बे ऑफ बंगाल में चला गया? नहीं, गंगा नदी का ये रास्ता तो है ही, बल्कि गंगा नदी अपने पानी को और भी अलग अलग रास्ते में डाइवर्ट कर देती है, और उसी डाइवर्ट वाले रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरी। कई सारे बुक में इसको ट्रिब्यूटरी भी बोला गया है, तो दोनों बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, ये हमारा मेन नदी निकला, ये मेन नदी को बढ़ना चाहिए था आगे, लेकिन ये आगे आगे तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ अपने पानी को कभी इधर छोड़ देगा, कभी इधर छोड़ देगा, थोड़ा कभी और आगे बढ़ेगा, फिर इधर छोड़ देगा, फिर इधर छोड़ देगा। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो डिस्ट्रीब्यूटरी समझ में आ गया क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटरी का सिंपल सा मतलब हो गया, मेन नदी जो हमारा होगा वो अपने पानी को अलग अलग रास्ते में अलग अलग चैनल में डिवाइड कर देगा, उसी को हम लोग कह देंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। आगे बात करते हैं। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ। ओन माउथ का मतलब है कि हर डिस्ट्रीब्यूटरी का अपना अलग रास्ता होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? देखो, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म्स अ डेल्टा। बेसिकली होता क्या है, देखो, डिस्ट्रीब्यूटरी तो बहुत सारे होते हैं नदी के, हर डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी जा रहा है नदी का। अब पानी जा रहा है, इसका मतलब है कि पानी के साथ धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर भी जा रहा है, और वो सारे धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर कहीं ना कहीं तो जमा होगा। तो जब वो जमा होगा तो उस पूरे इलाके को हम लोग क्या बोल देंगे? डेल्टा बोल देंगे। सिंपल सा ध्यान रखिए, नदी जब बहती है तो अपने साथ धूल मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर सब लेके चलती है, लेकिन कहीं तो वो धूल मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर को जमा करेगा। तो जिस जगह पे जमा करेगा उसी जगह को हम लोग बोल देंगे डेल्टा। और ध्यान रहे, कई बार तो ये डेल्टा इतना बड़ा होता है कि उसके ऊपर एक छोटा सा गांव बस सकता है। मतलब कि अपने साथ नदी इतना भयंकर तरीके से धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर बालू लेके चलती हैं कि, और वो जहाँ पे जमा करेगा वहां पे पूरा का पूरा एक गांव बस सकता है उस जमीन पे। सोचो, उस जगह को हम लोग क्या बोल देंगे? डेल्टा बोल देंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा पूरा का पूरा एग्जाम्पल जो डेल्टा का है, नदी यहाँ से निकली, इधर गया डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, बीच में आपको जमीन भी दिख रहा होगा, तो ये सब जमीन क्या कहलाएगा? डेल्टा कहलाएगा। जो पानी के बीच में है, वो जमीन आया कहाँ से भाई? वो जमीन मतलब बेसिकली वो है क्या? धूल है, मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, जो कहाँ से आया? पानी के साथ आया। इसी को हम लोग बोल देंगे डेल्टा। कहानी समझ आ गया पूरा? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वर्क ऑफ सी वेव्स, जिसको हम लोग करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।